क्वेश्चन नंबर 4 आता है जिसमें पूछा गया है भारत में भोपाल और अमेज़न के संघर्ष विश्वव्यापी पारिस्थितिक संघर्षों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस बात को समझना आपके लिए जरूरी है और ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है कि आपसे केवल भोपाल के बारे में सेपरेटली पूछ लिया जाए या फिर अमेज़न के बारे में सेपरेटली पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारत में जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसके बाद की जो संघर्ष था वो, और अमेज़न में, अमेज़न का जो जंगल है उसका जो संघर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब विश्वव्यापी परिस्थिति संघर्ष के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि देखिए, एक प्रकार से भोपाल गैस कांड जो हुआ था वो भी प्रकृति के लिए काफी दुखदायक था। क्यों? क्योंकि भोपाल गैस कांड में आपको पता होगा कि बहुत बड़े स्तर पर जो गैस लीक हुई थी, ठीक है, उससे एक तो काफी लोग मारे गए थे और पर्यावरण को बहुत बड़े पर स्तर पर क्या पड़ा था, प्रभाव पड़ा था। दूसरा, जो अमेजोन का जंगल है उसका जो संघर्ष है पर्यावरण के लिए वो भी काफी हद तक जरूरी है। ठीक है, तो क्यों जरूरी है ये वाला पूछा गया इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, तो हो सकता है आपसे के एग्जाम में सेपरेटली पूछ लिया जाए कि भोपाल का जो संघर्ष है वो विश्वव्यापी परिस्थिति संघर्ष के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आंसर की बात करते हैं, भोपाल, भारत में भोपाल और अमेजोन के संघर्ष विश्वव्यापी पारिस्थितिक संघर्ष के लिए उनका महत्व क्या है। हम सिंपली पढ़ते हुए चलेंगे और स्टोरी की तरह इसको समझेंगे ताकि आप जो एग्जामिनेशन के दौरान आंसर बनाएंगे वो आप अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, भोपाल, भारत में भोपाल और अमेज़न में हुए संघर्ष विश्वव्यापी पारिस्थितिक संघर्ष के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुए थे। ठीक है, भोपाल का संघर्ष और अमेज़न का जो संघर्ष हुआ था पर्यावरण को लेकर, ठीक है, पारिस्थितिक संघर्ष मतलब उस परिस्थिति को लेकर जो संघर्ष हुआ था वो एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए, ये संघर्ष हुआ था, इस संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देश और जो पर्यावरणविद, ऐसे लोग जो कि पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, उनको प्रभावित किया, उनको जागरूक किया कि आप भी इस प्रकार के आंदोलन करिए ताकि हम लोग पर्यावरण को बचा सके। ठीक है, तो इसीलिए ये एक मील का पत्थर साबित हुआ था। ये संघर्ष पर्यावरणीय न्याय, ये जो संघर्ष था ये पर्यावरण के लिए न्याय, स्थायी विकास और स्थानीय समुदाय के अधिकारों के लिए वैश्विक आंदोलन को प्रेरित करते हुए मानव और प्रकृति के बीच संबंधों को उजागर करता है। ठीक है, ये जो पर्यावरण का संघर्ष था, एक तो ये न्याय, ठीक है, पर्यावरणीय न्याय, पर्यावरण के लिए न्याय प्राप्त करने के लिए हुआ था। स्थायी विकास, ठीक है, टेम्पररी डेवलपमेंट ना हो, ऐसा ना हो कि हमने आज डेवलपमेंट करी और कुछ दिनों बाद वो डेवलपमेंट बेकार हो गई, नहीं, एक स्थायी परमानेंट डेवलपमेंट के लिए। और साथ में स्थानीय, जहाँ पे संघर्ष हो रहा है या फिर जहाँ पे पर्यावरण है और उसके आसपास के लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, अगर हम पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं तो जो स्थानीय समुदाय के जो अधिकार है पर्यावरण को लेकर उनको प्रेरित करता है। ठीक है, साथ के साथ मानव और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है इस चीज को भी जनता के आगे, दुनिया के आगे लाके दिखाता है। ठीक है, ये भी एक जरूरी चीज है, हमें पता होना चाहिए कि प्रकृति क्यों जरूरी है। ठीक है, प्रकृति को बचाना क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं भोपाल गैस कांड के बारे में जो कि हुआ था 1984 के अंतर्गत। घटना घटना क्या थी, 1984 में यूनियन कार्बाइड के भोपाल संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ जिससे हजारों लोगों की मौत हुई और कई हजार लोग घायल हुए थे। ठीक है, भोपाल में एक, आप कह सकते हैं, एक कारखाना था या फिर हम कहें कंपनी थी जिसमें एक प्रकार से आप गैस यूज की जाती थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC गैस का नाम था। ठीक है, और कंपनी का नाम आप कह सकते हैं कि यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था और उसका एक संयंत्र, एक प्लांट भोपाल में सेट था। ये कंपनी विदेशी कंपनी थी जिसका एक प्लांट भारत में भोपाल के अंतर्गत सेट था। ठीक है, तो आप इसको स्टोरी की तरह समझिए कि कंपनी में आपको पता ही होगा रेगुलरली चेकिंग, मतलब रेगुलरली तो नहीं कहेंगे पर कुछ कुछ समय के दौरान चेकिंग होती है, ये देखने के लिए कि सेफ्टी निरीक्षण, ठीक है, सेफ्टी का निरीक्षण करने के लिए चेकिंग होती है। तो वहां पे एक मीटर लगा था, उस मीटर के, वो मीटर खराब हो गया था। ठीक है, और कंपनी के लोगों ने सही प्रकार से चेक नहीं किया, तो एक दिन रात के दौरान, ठीक है, आगे ये क्वेश्चन हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ये कंप्लीट एक क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में तो उसको हम आगे भी देखेंगे। तो क्या हुआ कि एक दिन रात में 1884 का साल चल रहा था, सॉरी 1984 का साल चल रहा था, एक दिन रात में क्या हुआ, ये गैस लीक होना चालू हुई, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक होना चालू हुई। अब वो गैस धीमे धीमे लीक हुई तो किसी को जल्दी से पता भी नहीं चला और वो गैस पूरे भोपाल में अपने मतलब जहाँ पे संयंत्र था, जहाँ पे प्लांट था, उसके आसपास के क्षेत्र में वो गैस बहुत बड़े स्तर पर फैल गई। ठीक है, अब जब लोगों को तब पता चला जब उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगी, मतलब कि दम घुटने लगा गैस से। ठीक है, तो जब तक उन्हें पता चलता तब तक क्या हुआ था, हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी ऑलरेडी। ठीक है, और कई हजार लोग इस चीज से प्रभावित हो चुके थे, मतलब घायल हो चुके थे। अब देखिए, अब ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के ऊपर वो गैस जल्दी असर करे, कुछ लोगों के ऊपर थोड़े समय में असर करे। ठीक है, तो जिन लोगों पे असर किया बहुत जल्दी उन लोगों की जल्द से जल्द मौत हो गई। ऐसे लोग जिनको अस्थमा है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बूढ़े बच्चे हो गए, उनकी मौत फटाक से हो गई। ठीक है, बहुत जल्द हो गई। परंतु वही बात करें कि कुछ लोग जिनके ऊपर गैस ने असर थोड़ी देर बाद करा, वो लोग इस चीज से प्रभावित हुए और घायल हो चुके थे। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा,
प्रकृति के ऊपर अगर हम इसका प्रभाव की बात करें तो इस त्रासदी ने पर्यावरण प्रदूषण के विनाशकारी परिणामों को उजागर किया। ठीक है, अब जब ये त्रासदी या ट्रेजेडी हो चुकी थी, उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के ऐसे परिणाम निकलकर सामने आए जिसको दुनिया ने या फिर हम कहें कि भारत ने कभी भी पहले नहीं देखा था। ठीक है, क्योंकि पहले कभी ऐसी गैस का लीकेज की खबर बहुत बड़ी स्तर पर हुई नहीं थी। ठीक है, तो पर्यावरण के लिए ये चीज बहुत ज्यादा घातक थी, पर्यावरण प्रदूषण के लिए बहुत ज्यादा घातक थी। तो कुछ परिणाम निकल के सामने आए। इसका प्रभाव केवल भोपाल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि हवा और पानी के माध्यम से ये फैलकर आसपास के क्षेत्र को भी प्रभावित करती थी। अब क्या हुआ कि जब गैस लीकेज हुई, ठीक है, तो आपको तो पता ही है कि भाई गैस है, आसपास के क्षेत्र में पानी है, तो पानी के साथ गैस मिक्स होगी, तो जो लोग उस पानी को ग्रहण करेंगे उन लोगों के ऊपर असर होगा। ठीक है, जो लोग उस हवा को ग्रहण करेंगे उन लोगों के लिए असर होगा। तो हवा के साथ वो गैस अलग क्षेत्रों में चली गई, पानी के साथ वो गैस अलग क्षेत्रों में चली गई, मतलब आसपास के जो क्षेत्र थे उनमें फैल गई और वहां के लोगों को भी प्रभावित किया। ऐसा नहीं है सिर्फ भोपाल, भोपाल के आसपास के क्षेत्र भी बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हुए थे। फिर आया महत्व की बात करें इस चीज का, तो भोपाल गैस त्रासदी ने विश्व स्तर पर औद्योगिक सुरक्षा मानकों को कड़ा करने और खतरनाक रसायन के प्रबंधन के लिए सख्त नियम लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अब क्या हुआ, जब गैस कांड हो चुका था उसके बाद लोगों ने भाई इस चीज को देखा, समझा कि ये कितना जरूरी है, तो लोगों ने क्या करा, दबाव डालना चालू करा, जोर डालना चालू करा किन चीजों पे, कि जो भी औद्योगिक सुरक्षा मानक है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कंपनियां गैसों को यूज करती हैं, प्लांट्स जिनके लगे हुए हैं जिनमें हानिकारक गैसें हैं, उनके सुरक्षा मानक, मतलब सेफ्टी आप कह सकते हैं, सेफ्टी कंडीशंस या फिर सेफ्टी का जो क्राइटेरिया है उस कंपनी का, उसके ऊपर कड़े से कड़े नियम बनाए जाए। ठीक है, और जहां पे खतरनाक रसायन यूज किए जाते हैं, ठीक है, केमिकल्स यूज किए जाते हैं, उनके प्रबंधन के लिए सख्त नियमों का निर्माण किया जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये गलती कंपनी की ही थी काफी बड़े स्तर पर हम कहें, और कहीं ना कहीं ये गलती एक प्रकार से भारत के जो आप कह सकते हैं सेफ्टी के लिए जो विभाग है उनकी भी बहुत बड़े स्तर पर गलती थी, उन लोगों ने भी सही प्रकार से जांच नहीं करी थी। ठीक है, जिसके कारण ये गैस ट्रेजिडी हुई। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठाया गया कि जो भी कंपनियां या फिर प्लांट्स हैं वो यूज करते हैं रसायनों का, ठीक है, तो उनके एक तो सुरक्षा के जो मानक है, क्राइटेरिया है, ठीक है, उसको ऊपर नियम होने चाहिए, वो बहुत टाइट होने चाहिए, और साथ के साथ रसायन का अगर वो लोग प्रबंधन कर रहे हैं तो उसके लिए नियम कड़ी क्या होने चाहिए, कड़े नियम होने चाहिए, तभी ये जो आप कह सकते हैं कि घटनाएं हो रही हैं ये घटनाएं कम होंगी और रुकेंगी। यह पर्यावरणीय न्याय के लिए आंदोलन को मजबूत करने और औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, फिर अब जब भोपाल का गैस कांड हुआ था उसके बाद जो संघर्ष हुआ था उसने क्या करा, पर्यावरण के न्याय के लिए, ठीक है, आंदोलन को मजबूत करना और औद्योगिक जो प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, उद्योगों द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है, कारखानों द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है, जिसमें पानी के प्रदूषण, जल का प्रदूषण है, ठीक है, सॉरी पानी का प्रदूषण हो गया, हवा का प्रदूषण हो गया, तो इस प्रकार के जो प्रदूषण है उनके ऊपर सख्त नियम बनाए जाए, इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया गया। तो ये एक महत्व है। ठीक है, हम यहाँ महत्व की बात कर रहे हैं कि क्या महत्व पड़ा उस चीज का, तो ये महत्व है कि ज्यादा से ज्यादा नियमों के ऊपर जोर दिया गया और ऐसे नियमों को तैयार किया गया जो कि आने वाले फ्यूचर के लिए जो लोग हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखेगा और साथ के साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखेगा। अगला आता है अमेजोन वर्षावन के संघर्ष। ठीक है, अमेजोन का जो वर्षावन है उसका मुद्दा क्या है, उसका संघर्ष क्या है, इसके बारे में देखते हैं। मुद्दे आते हैं। अमेजोन वर्षावन ग्रह का सबसे जैव विविधतापूर्ण क्षेत्रों में से एक है। जैव विविधतापूर्ण से क्या तात्पर्य है, वहां पे अलग अलग प्रजाति के बहुत सारे जीव जंतु देखने को मिलते हैं, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, जो कि आपको नॉर्मल लाइफ में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, सबसे ग्रह पर पूरे आप कहेंगे धरती पर ही सबसे ज्यादा जैव विविधतापूर्ण वाला क्षेत्रों में से एक है। फिर बात करें वनों की कटाई, खनन और कृषि विस्तार के खतरे का सामना कर रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अमेजोन वर्षावन में बड़े स्तर पर वनों की कटाई हो रही है ताकि वहां पे खनन किया जा सके, या फिर खनन की प्रक्रिया भी बहुत बड़े तेजी से चल रही है। खनन का मतलब कि खोद खोद के चीजें निकालना इस प्रकार से। और कृषि विस्तार के खतरे, ठीक है, अब वनों की कटाई की करी जा रही है तो वहां पे कृषि करने के लिए वनों को सफाचट करा जा रहा है और बराबर करा जा रहा है समतल धरती। ठीक है, तो इस चीज का खतरे का सामना कौन कर रहा है, अमेजोन वर्षावन कर रहा है, क्योंकि देखिए आपको भी पता है अमेजोन जो है वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है कहीं ना कहीं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसे बड़ी तेजी से काट रहे हैं। अब काट रहे हैं तो ये एक इशू भी है। ठीक है, इन फ्यूचर जब, और दूसरा कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, गर्मी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो पेड़ भी जो है जिनको हम काट रहे हैं वो पेड़ भी कहीं ना कहीं धरती को ठंडा करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये एक जरूरी चीज है।
यह स्वदेशी समुदाय के अधिकारों और जीवन शैली को भी खतरे में डालता है। ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के आप कह सकते हैं कि समुदाय के जो लोग हैं, उनके अधिकार और उनकी जीवन शैली को भी खतरे में डालता है। ठीक है, जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, जिनके पूरी की पूरी आप कह सकते हैं कि गांव का गांव बसा हुआ है, तो वो उनके लिए ये एक खतरा बन चुका है। जो कटाई हो रही है, खनन हो रहा है, या फिर कृषि का विस्तार हो रहा है। फिर संघर्ष की बात करें, अमेजन वर्षावन की सुरक्षा के लिए कई संघर्ष चल रहे हैं। ऐसा नहीं है एक संघर्ष चल रहा है, अमेजोन वर्षावन की रक्षा के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के संघर्ष चल रहे हैं। बहुत सारे पर्यावरणवादी या फिर पर्यावरणविद जो लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। स्वदेशी समुदाय अपनी भूमि और संसाधनों के संरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, स्वदेशी जो समुदाय हो गए, आसपास के क्षेत्र के समुदाय हो गए, लोगों के द्वारा खुद बनाए गए जो ग्रुप्स हो गए, वो क्या कर रहे हैं, अपनी भूमि और संसाधनों के संरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, अमेज़न के जो आसपास के लोग हैं, जो कि अमेज़न जंगल में ही या तो रहते हैं या फिर उसके क्षेत्र के आसपास रहते हैं, वो लोग उन अमेज़न के संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जबकि पर्यावरणवादी वनों की कटाई को रोकने के लिए और स्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, जो पर्यावरणवादी लोग हैं, जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग अमेज़न के जंगलों की जो कटाई हो रही है, उसको रोकने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, और एक स्थायी भविष्य, सॉरी, स्थायी विकास के बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। अब इस चीज का महत्व क्या है, अमेज़न वर्षावन में संघर्ष जलवायु परिवर्तन से लड़ने और वैश्विक जैव विविधता को सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़े स्तर पर बढ़ रही है, तो इस चीज से लड़ने के लिए और वैश्विक जैव विविधता, ठीक है, आप कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर जो जैव विविधता वहां पे देखने को मिलती है, उसको संरक्षित करने के लिए कर रहे हैं। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और मानवता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो वर्षा हुआ अमेज़न का जो वर्षावन है, वो जो जंगल है, वो हमें ये याद दिलाता है कि प्रकृति और मानव कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के लिए जरूरी भी है। ठीक है, इन फ्यूचर सपोज करिए कि अगर हमने धरती के सारे पेड़ों को काट दिया, केवल केवल लोग रह रहे हैं हर जगह पे, तो कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, पेड़ों से मिलने वाली छाया कम हो जाएगी, और तो और जो पेड़ हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, वो चीज भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों के लिए क्या कर रहे हैं, स्थायी भविष्य के लिए रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं। अब बात करें विश्वव्यापी पारिस्थितिक संघर्ष के महत्व क्या है, तो प्रेरणा की बात करें, जिनके हम महत्व की बात कर रहे हैं, तो प्रेरणा दी, जागरूक करा लोगों को, और जो लोगों को एकजुटता प्रदान की। अब प्रेरणा क्या दी, भोपाल और अमेजोन के संघर्ष दुनिया भर के सामने संघर्ष के लिए प्रेरणा के स्रोत है। ठीक है, भोपाल का संघर्ष और जो अमेजोन वर्षावन का संघर्ष है, वो पूरे विश्व के लिए एक आप कह सकते हैं कि मोटिवेशन रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने इन संघर्षों से प्रभावित होकर अपने क्षेत्र में जो जंगल है या फिर पर्यावरण है, उसको बचाने के लिए काम किया है। वे हमें दिखाते हैं कि स्थानीय समुदाय और पर्यावरणवादी शक्तिशाली हितों के खिलाफ लड़ सकते हैं और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, ये जो संघर्ष है, इन्होंने हमें ये दिखाया कि जो स्थानीय समूह है और जो पर्यावरणविद है, वो क्या कर सकते हैं, शक्तिशाली हित या जो आप कह सकते हैं कि शक्तिशाली पावर्स है, ठीक है, उन पावर के खिलाफ लड़ सकते हैं। ठीक है, और एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पर यार पावर कौन कौन सी है, आप ऐसा सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि इस चीज को काम हाथ में लेती हैं, या कि वो लोग वहाँ पे इस चीज को बनाएंगे, ये कारखाना खोलेंगे। तो अगर सपोज करिए कि बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ पे काट के अगर कोई कारखाना खोला जा रहा है, तो जिस व्यक्ति के हाथ में ये काम होगा सारा का सारा, वो कहीं ना कहीं शक्तिशाली है। ठीक है, तो स्थानीय जो लोग हैं, वो इसका खिलाफ खड़े होते हैं, इसका जो आप कह सकते हैं कि खिलाफ लड़ते हैं और एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। फिर बात करें जागरूकता की, तो ये संघर्ष पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये जो संघर्ष हुए पर्यावरण के लिए, बोले भोपाल का हो गया या फिर हम कहें कि अमेजोन वर्षावन का हो गया, तो इसने काफी लोगों को प्रेरित किया, जागरूक किया कि भाई आप भी आइए। ठीक है, और कार्यवाही करिए, लोगों को कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करा कि आइए, रोकिए, कुछ ऐसा करिए जिससे कि ये लोग जंगल ना काटे। तो इस प्रकार की चीजें लोगों को जागरूक किया। फिर ये हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी प्रकृति के संरक्षक हैं और हमें भावी पीढ़ियों के लिए प्रकृति को बचाना जरूरी है। ठीक है, ये जो संघर्ष है, ये हमें ये भी याद दिलाते हैं कि हम लोग, ठीक है, देखिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, हो सकता है हम लोग आज ही सारे के सारे संसाधन यूज कर दें, आने वाली पीढ़ियों को ना मिल पाए। तो ये हमें याद दिलाता है कि आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए हमें संसाधन को बचाना चाहिए, और इस चीज की जिम्मेदारी हमें अपने हाथों में लेनी होगी। ठीक है,
बात करें आगे एकजुटता की, तो भोपाल और अमेज़न के संघर्ष हमें दिखाते हैं कि पर्यावरणीय न्याय के लिए लड़ाई में हम सभी एकजुट हैं। ठीक है? भोपाल का कांड, भोपाल गैस कांड के बाद जो संघर्ष हुआ वो, या फिर अमेज़न वर्षावन का जो संघर्ष है, वो ये याद दिलाता है लोग की, वो ये दिखाता है विश्व को कि हाँ, हम लोग भी एकजुट हैं। ठीक है? और पर्यावरण के न्याय के लिए हम लोग एक साथ हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग अलग कर रहे हैं, कुछ लोग अलग कर रहे हैं, नहीं। अगर सभी लोग मिलकर पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, तो सभी लोग एक लोग हैं। ठीक है? कोई भी किसी से अलग नहीं है। तो ये हमें ये दिखाता है। वे विभिन्न संस्कृति और पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाते हैं। ठीक है? ये जो संघर्ष है, इसमें अलग-अलग प्रकार की संस्कृति के लोग, अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आके काम करते हैं, जो एक बेहतर ग्रह के लिए मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है? तो ये लोग क्या करते हैं, जब मिलकर साथ में काम करते हैं, तो ये एक बेहतर ग्रह के लिए काम करते हैं, ताकि जो बेहतर ग्रह है वो देखिए हमारा ही ग्रह है। ठीक है? धरती हमारी है, देश हमारा है, वो जंगल हमारे हैं। तो अगर हम ही लोग उन्हें काट देंगे, तो इन फ्यूचर हमें काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए एक बेहतर ग्रह बनाने के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। अब बात करें निष्कर्ष की, भोपाल और अमेज़न में हुए संघर्ष हमें याद दिलाता है कि पर्यावरणीय मुद्दे केवल स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक है। ठीक है? भोपाल का गैस कांड हो गया, या फिर अमेज़न का जो वर्षावन का जो आप कह सकते हैं संघर्ष है, और भोपाल का जो संघर्ष है, ये हमें ये याद दिलाता है कि पर्यावरण का मुद्दा केवल एक पर्टिकुलर व्यक्ति या फिर एक देश से जुड़ा नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए है, और वो एक वैश्विक मुद्दा है। देखिए, क्यों है, आप इसको इस प्रकार समझिए। अब भोपाल में जो गैस कांड हुआ था, ठीक है, वो एक गैस के कारण इतनी बड़ी जो आप कह सकते हैं कि हानि हुई थी, जान माल की हानि। तो क्या वो गैस केवल भारत के अंदर ही सीमित थी? नहीं, हो सकता है वो गैस हवा के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में, और हो सकता है कि दूसरे देश में भी गई हो। ठीक है? अगर गैस का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा होगा, तो वो दूसरे देश में भी गई होगी। तो पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दा केवल एक देश या एक व्यक्ति का नहीं है, या स्थानीय लोगों का है नहीं है, वो पूरे विश्व का मुद्दा है। वे हमें सिखाते हैं कि सामूहिक कार्यवाही और सतत प्रयासों के माध्यम से ही हम एक स्वस्थ ग्रह और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है? ये जो संघर्ष है, ये हमें याद दिलाते हैं कि हम लोग सामूहिक ग्रुप में काम करके, सतत प्रयास करके माध्यम से क्या कर सकते हैं, एक स्वस्थ ग्रह और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। ये संघर्ष हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम उपभोक्ता के रूप में, नागरिक के रूप में और व्यक्ति के रूप में पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जो संघर्ष है, ये हमें एक प्रकार से इसलिए भी प्रेरित करते हैं, और ये याद भी दिलाते हैं कि हम लोग एक पर्टिकुलर, हम कह सकते हैं उपभोक्ता के रूप में, या फिर अगर हम नागरिक है तो नागरिक के रूप में, या अगर हम एक व्यक्ति है तो व्यक्ति के रूप में पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है? ये भोपाल का गैस कांड और अमेजोन का जो वर्षावन है, वर्षावन का जो संघर्ष है, ये हमें ये चीजें याद दिलाते हैं। ठीक है? आगे कई सारे पॉइंट्स बताए गए, इनको भी एक बार देख लेते हैं। जवाबदेही तय करना, भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटनाओं से स्पष्ट होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने कार्यों की जवाबदेही ठहराना जरूरी है। हमें हमें सख्त पर्यावरणीय नियम और अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने की आवश्यकता है, जो कंपनियों को प्रदूषण के लिए जवाबदेह ठहराएगा। ठीक है? अब जवाबदेही तय करना, देखिए, अब कंपनी जो थी वो इंटरनेशनल कंपनी थी। ठीक है? और जैसे ही कंपनी का ये आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से गैस कांड हुआ था, उसके बाद वो कंपनी भारत छोड़ के भाग गई थी एक प्रकार। ठीक है? भारत भाग गई थी। तो क्या हुआ कि कंपनी जवाबदेह नहीं थी। तो ऐसे नियम बनाना, ताकि कंपनी जवाबदेह हो सके अगर उससे कोई घटना होती है, और वो घटना पर्यावरण या फिर आसपास के लोगों के लिए हानिकारक है, तो वो कंपनी को जवाबदेह होना चाहिए। तो इस चीज को लिए नियम बनाने पड़ेंगे, और वही नियम ये तय करेंगे कि जवाबदेह कौन होगा। गवर्नमेंट इस चीज का जवाब देगी जो प्रदूषण के लिए हानि हुई है, या लोगों की जान बच गई है, या फिर वो कंपनी देगी। स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, ठीक है, इन संघर्षों ने स्थानीय समुदायों को भी सशक्त बनाया। ठीक है? आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सशक्त बनाया कि हाँ, आप भी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, आप अकेले नहीं है। फिर आता है स्थायी विकल्प चुनना, उपभोक्ता के रूप में हमें टिकाऊ उत्पाद और प्रथाओं को चुनना चाहिए। हमें कम खपत करने वाले कचरे को कम करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है? ऐसा कचरा जो कि आप कह सकते हैं कि जल्दी से खराब, मतलब जल्दी से निपटता नहीं है, ऐसे कचरे को कम से कम करना चाहिए, ताकि प्रकृति अच्छे से बची रहे। ठीक है? और टिकाऊ उत्पादों और प्रथाओं को चुनना चाहिए। ठीक है? ऐसा ना हो कि आपके द्वारा अपनाए गए उत्पाद या फिर जो प्रथाएं हैं, वो कुछ समय तक ही ठीक चली, उसके बाद वो बेकार होगी। नहीं, टिकाऊ मतलब परमानेंट को हमें चूज करना चाहिए। ठीक है? भोपाल और अमेज़न के संघर्ष हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि हम किस तरह दुनिया बनाना चाहते हैं। ठीक है? तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, खैर इसकी जरूरत नहीं है। ऊपर तक आप यहाँ तक कंप्लीट भी लिखेंगे, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन अच्छे, तो आपके जो मार्क्स हैं वो काफी अच्छे खासे आ जाएंगे। सेम यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है? इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी में देखने को मिलेगी, जिसमें हमने क्वेश्चन को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कवर किया है। द स्ट्रगल्स इन भोपाल एंड अमेजोन, व्हाई दे मैटर फॉर ग्लोबल इकोलॉजिकल मूवमेंट। ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को, देखते हैं उसके आंसर को एक्सप्लेन करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा,
क्वेश्चन नंबर 5 आता है, भोपाल गैस त्रासदी की पर्यावरणीय आपदा पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट भोपाल गैस कांड के बारे में है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को कहीं पे भी मत छोड़िए, इस क्वेश्चन की बेसिक डिटेल्स आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी पार्ट पूछा जाए आप उसके आंसर को लिख पाए। तो प्लीज प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। जब मैं ग्रेजुएशन में था तब मैं भी इसी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, और सेम ईयर उसी साल जिस साल मैंने पेपर दिया, ये क्वेश्चन अलग अलग आप कह सकते हैं जगहों पर पूछा गया था और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज आप इस क्वेश्चन को तो जरूर याद करिए। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। भोपाल गैस त्रासदी एक भयानक पर्यावरणीय आपदा और दीर्घकालिक प्रभाव। ठीक है, भोपाल गैस की जो त्रासदी या फिर हम कहें ट्रेजिडी थी, एक तो ये भयानक प्राकृतिक आपदा रही है, जो ठीक है पर्यावरणीय आपदा रही है पर्यावरण के लिए, और दूसरा एक इसका दीर्घकालिक प्रभाव रहा है। प्रभाव से मतलब कि लंबे समय तक चलने वाला इसका एक प्रभाव रहा है। अब इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देखते। देखिए, अगर आपको पूरी डेट भी याद नहीं है ना, तो भी आप साल याद कर सकते हैं या फिर महीना और साल याद कर सकते हैं, और अगर आप डेट में अच्छे हैं तो आपको पूरी डेट अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। 3 दिसंबर 1984 को भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में हुआ भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, ये डेट है कि 3 दिसंबर 2 और 3 को ये पूरी की पूरी भोपाल जो गैस कांड है ये हुआ था। ठीक है, 2 दिसंबर 1984 से 3 दिसंबर 1984 को। ठीक है, तो क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश है भारत में। ठीक है, भारत में मध्य प्रदेश में भोपाल शहर जो है वहां पे गैस कांड हुआ था। मानव इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। ठीक है, औद्योगिक दुर्घटना, किसी उद्योग द्वारा हुई दुर्घटना जो कि मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। एक कंपनी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड के भोपाल संयंत्र, भोपाल में उसका एक प्लांट था। प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड एमआईसी गैस का रिसाव हुआ, जिसके कारण हजारों लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई और हजारों अन्य लोग घायल हो गए। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि ऐसे लोग जिनको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, दमा है या फिर हम कहें बच्चे बूढ़े, ये लोग तो गैस के प्रभाव में आते ही उनकी मृत्यु हो गई थी, जान चली गई थी। और वो लोग जिनका शरीर कुछ हद तक ठीक ठाक था, ठीक है, वो लोग इस गैस की वजह से बुरी तरह से घायल हो गए थे। ठीक है, इस त्रासदी का भोपाल और आसपास के क्षेत्र पर विनाशकारी पर्यावरणीय प्रभाव पड़ा था। ठीक है, अब जब गैस त्रासदी हुई तो गैस हवा के साथ मिलके, पानी के साथ मिलके अन्य क्षेत्रों में भी गई और वहां के लोगों को भी बहुत बड़े स्तर पर इसने प्रभावित किया। ठीक है, फिर आता है पर्यावरणीय प्रभाव। इसके पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़े। देखिए, भोपाल गैस कांड की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण पे उसके क्या प्रभाव पड़े, इस चीज को भी देखना जरूरी है। ठीक है, अभी हमने भोपाल गैस कांड के बारे में बेसिक डिटेल पता कर ली कि 3 दिसंबर को हुआ था 1984 में। भोपाल के अंतर्गत क्या हुआ था कि उद्योग में से एक गैस के प्लांट में से, जिस जो प्लांट किस कंपनी का था, यूनियन कार्बाइड का, इस प्लांट में से रात के समय क्या हुई, मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस को रिसाव शुरू हो गया, जिससे हजारों लोग ऑन द स्पॉट मर गए और हजारों लोग घायल हो गए थे। ठीक है, और इससे पहले ऐसी कोई जो आप कहें घटना नहीं हुई थी औद्योगिक क्षेत्र में। फिर पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़े, तो पहला प्रभाव पड़ा वायु प्रदूषण के लिए। एमआईसी गैस के रिसाव ने भोपाल के वातावरण में जहरीले रसायन को का बादल छोड़ दिया। इसने हवा की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिससे लोगों में सांस लेने में तकलीफ, जलन, अंधापन, फेफड़े में संक्रमण जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हुई। गैस के प्रभाव से पेड़ मुरझा गए और जानवर मर गए। ठीक है, वायु प्रदूषण इससे किस प्रकार हुआ। देखिए, जब गैस निकली और गैस ने क्या बनाया, बादल के साथ मिलके, मतलब जहरीले रसायनों ने मिलकर एक बादल छोड़ दिया। ठीक है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि गैस निकली, उसके बाद जो प्रकृति में थोड़े बहुत रसायन है, ये सारी चीजें मिलकर एक बादल बना। ठीक है, और उस बादल के द्वारा आप कह सकते हैं कि जितनी भी हवा आई, पास आउट हुई, वो सारी की सारी जहरीली निकली। दूसरा, हवा की गुणवत्ता, मतलब हवा की जो क्वालिटी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग दिल्ली में बहुत अच्छे प्रकार की हवा को ग्रहण कर रहे हैं, पर फिर भी ये सांस लेने योग्य हम कह सकते हैं कुछ हद तक के, क्योंकि हम लोग जीवित हैं अभी इस समय। ठीक है, इतनी ज्यादा वो नहीं है। वैसे अगर आप इंडेक्सिंग में देखेंगे तो दिल्ली की जो पोल्यूशन है, आप कह सकते हैं एयर पोल्यूशन, वो बहुत ही ज्यादा हाई है। ठीक है, तो क्या है कि जो हवा की गुणवत्ता होती है उसको गंभीर रूप से प्रभावित किया, हवा की गुणवत्ता को एकदम हाई लेवल पे कर दिया, मतलब उसकी जो गुणवत्ता है उसको बिल्कुल ही गिरा दिया। अब जिससे क्या हुआ,
कई सारे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आई। मेन जो समस्या लोगों में आई वो है सांस लेने में। उसके बाद जलन, आंखों में जलन, ठीक है, क्योंकि देखिए हवा आपके आंखों में लग रही है तो उससे आंखों में जलन पैदा हो गई। कई लोग अंधेपन के शिकार हो गए और कई लोगों के फेफड़ों में संक्रमण, ठीक है, संक्रमण हो गया, जिससे क्या हुई, बड़े स्तर पर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हुई। गैस के प्रभाव के कारण जो पेड़ होते हैं आसपास के क्षेत्र में वो सारे मुरझा गए और जानवरों पे भी सेम यही प्रभाव पड़ा। जानवरों ने भी ग्रहण करी हवा को, पानी को, और वो भी इस चीज से मर गए। ठीक है, तो ये था क्या वायु प्रदूषण की। अगर हम बात करें कि ये जो गैस का क्या प्रभाव पड़ा या फिर इस दुर्घटना का क्या प्रभाव पड़ा वायु प्रदूषण में, तो मैंने आपको बताया कि एक बादल बना, ठीक है, और उस बादल से पास हुई सारी हवाएं जहरीली हो गई, क्या हवा की गुणवत्ता खराब हो गई थी और कई लोगों को ये सारी परेशानियां देखने को मिली ऑन द स्पॉट। ठीक है, और ये जानवर और लोग मारे गए। फिर आते हैं अगर जल प्रदूषण की बात करें तो एमआईसी गैस और अन्य रसायन भूजल और नदियों में घुल गए, जिससे पानी की गुणवत्ता दूषित हो गई। अब क्या हुआ कि जब मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस जमीन के पानी के साथ, नदियों के पानी के साथ मिली, तो पानी की जो गुणवत्ता होती है कि मतलब हाँ पानी पीने योग्य है, तो उस पानी को भी जहरीला कर दिया, दूषित कर दिया, और इस स्तर तक दूषित कर दिया था कि आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने पानी पीने की कमी पैदा कर दी और जलीय जीवन को भी नुकसान पहुंचाया। ठीक है, पीने का जो पानी था उनके लिए इस चीज की कमी ही कर दी। ठीक है, क्योंकि अब देखिए कुछ हद तक अगर हमें हमें पता है कि भाई पानी जहरीला है तो हम नहीं पिएंगे। ठीक है, जिन लोगों ने गलती से उसे ग्रहण किया वो उस चीज से प्रभावित हुए, जिन लोगों ने ग्रहण नहीं किया उनके लिए पानी की कमी हो गई। और तो और साथ में क्या हुआ, जो जलीय जीवन होता है उसको भी नुकसान पहुंचाया। जलीय जीवन से क्या तात्पर्य है कि भाई उस जल के अंतर्गत अगर कोई जीव जंतु है, ठीक है, तो वो भी काफी हद तक इस चीज से प्रभावित हुए। अब बात करें मिट्टी का प्रदूषण क्या हुआ। हम यहाँ पे अलग अलग प्रदूषण की बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए प्रदूषण, या फिर हम कहें प्रदूषण का होता है प्रकृति में। ठीक है, प्रकृति में प्रदूषण होता है, तो हम यहाँ प्रकृति से रिलेटेड चीजें की बात कर रहे हैं। तो मिट्टी में क्या प्रदूषण पड़ा इस चीज का, तो एमआईसी जो नामक गैस है और अन्य रसायनों ने मिट्टी को दूषित कर दिया, जिससे कृषि उत्पादकता में कमी आई, भूमि अनुपयोग हो गई। दूषित मिट्टी खाने से जानवरों को भी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो गई। अब देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस क्या हुई, मिट्टी में मिली और अन्य रसायन जो आसपास के क्षेत्र में होते हैं वो सब मिट्टी में मिले, तो अब क्या हुआ, मिट्टी हो गई दूषित। ठीक है, मिट्टी पहले उपजाऊ थी, अब मिट्टी दूषित हो गई तो कृषि योग्य जो जमीन थी वो भी कम हो गई। क्योंकि देखिए भाई अब मिट्टी दूषित हो गई तो अब मैं उसमें तो सब्जी उगाऊंगा नहीं, पहली बात तो उगेगी ही नहीं क्योंकि भाई मिट्टी उतनी उपजाऊ है नहीं, ठीक है, रही नहीं। और दूसरा, अगर अब वो प्रदूषित है तो उसमें सब्जी उगाने का, कृषि करने का मतलब है कि वो कृषि भी एक प्रकार से दूषित ही होगी। तो कृषि की उत्पादकता की कमी हो गई, फिर भूमि अनुपयोग हुई, अब वो भूमि किसी काम की नहीं रही एक प्रकार से। ठीक है, जब तक बाद में बहुत सारी चीजें करके उस भूमि को ठीक नहीं किया गया तो भूमि अनुपयोग हो गई। अब दूषित मिट्टी खाने से क्या हुआ, जानवरों में स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा हुई। अगर भाई दूषित मिट्टी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जानवर उस पे हैं, अगर कुछ खा रहे हैं उस पर उगा हुआ, तो उस चीज से जानवरों को भी प्रभावित हुआ। फिर आपका दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़े, मतलब लंबे समय तक कौन से प्रभाव रहे। तो भोपाल गैस त्रासदी के दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव आज भी महसूस किए जा रहे हैं। कई लोग अभी भी गैस के रिसाव के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है। देखिए भोपाल गैस कांड 1984 में होता, पर स्टिल अगर आप भोपाल में जाकर देखते हैं तो वहाँ पे आपको उस क्षेत्र के लोगों में इस प्रकार का डर देखने को मिलेगा कि इस प्रकार से हुआ था। ठीक है, दूसरा कि स्वास्थ्य समस्याएं जो है वो आज भी वहाँ पे है, देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि गैस पूरी तरह से वातावरण में साफ हो गई, इतने साल हो गए हैं तो साफ हो गई होगी, नहीं, कहीं ना कहीं गैस का प्रभाव आज भी वहां देखने को मिलता है। गैस के रिसाव के कारण जो स्वास्थ्य समस्याएं थी, हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, वो आज भी वहां है। और तो और दूषित मिट्टी और पानी का प्रभाव जारी है। ठीक है, मिट्टी भी आज भी दूषित है और पानी भी आज भी दूषित है। ऐसा नहीं है कि पानी को क्लियर कर दिया गया, मिट्टी को साफ कर दिया गया, क्योंकि वो करने में ना जाने कितना समय लगेगा। ठीक है, तो वो करा ही नहीं गया। फिर भूमिगत जल आदि मौजूद जहरीले रसायन धीरे धीरे नदियों और तालाबों में मिलते रहते हैं, जिससे जल प्रदूषण का खतरा बना रहता है। अब देखिए अब मिट्टी दूषित हो गई, अब मिट्टी के नीचे का जो जल है कहीं ना कहीं वो भी तो दूषित होगा, थोड़ा थोड़ा दूषित हो रहा है। ठीक है, जल प्रदूषण का खतरा बना ही रहता है।
ऐसा नहीं है कि मिट्टी साफ करवा दी तो नीचे का पानी साफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे का पानी भी कहीं ना कहीं दूषित है। तो इसी प्रकार से जल प्रदूषण आज भी वहां बना हुआ है, मिट्टी से रिलेटेड जो प्रदूषण है वो भी आज बना हुआ है, और वायु प्रदूषण भी आज वहां पे देखने को मिलता है। तो ये जो तीन प्रभाव हमने ऊपर बात करे, यही तीन प्रभाव आज भी और आने वाले कई सालों तक ये प्रभाव रहेंगे, ठीक है। तो आप समझे कि ये इसीलिए, ये जो तीन प्रवाह हमने बात करें, ये भोपाल गैस कांड के बाद जो संघर्ष हुआ, ये इसीलिए इतना जरूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर आपसे प्रदूषण से रिलेटेड भी कोई और पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भी आप भोपाल गैस कांड के प्रदूषण के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, और साथ के साथ उसके द्वारा किया गया संघर्ष को भी बता सकते हैं। अगला टॉपिक है पर्यावरणीय न्याय। भोपाल गैस त्रासदी पर्यावरणीय न्याय के मुद्दे पर प्रकाश डालती है। यह दर्शाता है कि कैसे औद्योगिक प्रदूषण का बोझ अक्सर गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर पड़ता है, ठीक है। पर्यावरण से रिलेटेड जो न्याय के बारे में हम बात करें, तो ये जो भोपाल गैस कांड है, ये इसी का एक मुद्दा पर प्रकाश डालती है। किसके मुद्दे पर? पर्यावरणीय न्याय के मुद्दे पर प्रकाश डालती है। और ये क्या दिखाती है हम लोगों को? ये दिखाती है कि अगर उद्योग से रिलेटेड कोई प्रदूषण होता है, ठीक है, तो उसका जो बोझ है वो अक्सर एक गरीब और एक हाशिए पर रहने वाले समुदाय के ऊपर ही ज्यादातर पड़ता है, ठीक है। आपको ज्यादा कि पता ही होगा कि मेनली या तो ये वहीं पे बसाए जाते हैं, या फिर वहां पे आ जाते हैं लोग और आके आसपास के क्षेत्र में बसते हैं, तो ठीक है, तो इन्हीं लोगों के ऊपर ज्यादातर प्रभाव पड़ता है। हाशिए पर रहने वाले लोग हो गए, मतलब ऐसा समुदाय जिसकी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और वो हाशिए पर है, समाप्त होने वाला है, ऐसे प्रकार के समुदाय पर क्या पड़ता है? इसका बोझ पड़ता है। फिर कंपनी के बारे में तो देखो, तो यूनियन कार्बाइड ने भोपाल में एक खतरनाक रासायनिक संदा जो संयंत्र स्थापित किया, जो आबादी वाले इलाके के पास था, ठीक है। अब ये जो यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है, इसने जो अपना प्लांट लगाया वो कहाँ लगाया? ऐसी जगह लगाया जहाँ पे आबादी ज्यादा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आबादी वाले क्षेत्र में ये प्लांट लगाया गया मेनली, ठीक है। कंपनी ने सुरक्षा उपायों पर ध्यान नहीं दिया और स्थानीय समुदाय को संभावित खतरे के बारे में चेतावनी नहीं दी। अब देखिए, अब क्या हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग उस कंपनी में काम करते हुए, नहीं ना, सबके किसी और के कोई और रोजगार के तरीके होंगे। तो मेनली कंपनी ने कई सारी गलतियां करी, एक तो, और मैं कहूँ तो इसमें सबसे बड़ी ही गलती कंपनी की है, ठीक है, कंपनी के मालिक की है। और फिर खतरा जब हो गया ये सारा, तो कंपनी का मालिक भी यहाँ से चला गया। इसको इसको इस तरह से समझते हैं कि देखिए, कंपनी ने सुरक्षा के उपायों पर ध्यान नहीं दिया। कंपनी को नियमित चेकिंग करवानी चाहिए थी, क्योंकि देखिए गैस का काम है, गैस कभी भी लीक हो सकती है, इसका कोई कंफर्म नहीं होता, ठीक है, कभी भी हो सकती है। तो एक तो कंपनी ने सुरक्षा के उपायों पर ध्यान नहीं दिया, रेगुलरली चेकिंग नहीं कराई, ताकि कोई खतरा ना हो, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, समुदाय आसपास के क्षेत्र के जो लोग थे, कंपनी स्थापित करते समय या करने के बाद उन्हें इस प्रकार के खतरे के बारे में भी नहीं बताया गया, जिससे कि हाँ, उन्हें एक अंदाजा रहता है कि इस प्रकार की चीज भी हमारे क्षेत्र में हो सकती है, ठीक है। तो स्थानीय समुदाय को संभावित खतरा, ऐसे खतरे जिसकी संभावना भविष्य में है, उस खतरे के बारे में भी जानकारी या चेतावनी नहीं दी थी, ठीक है। तो अब देखिए कि आसपास के क्षेत्र में जब ये खतरा हुआ, तो कितने बड़े स्तर पर लोग मारे गए। त्रासदी के बाद पीड़ितों को उचित मुआवजा और चिकित्सा सहायता भी नहीं मिली, ठीक है, कंपनी भाग गई। तो क्या बताया गया कि भाई जो पीड़ित है, पीड़ित को एक तो उचित मुआवजा नहीं मिला, भाई गरीब फैमिली से हैं लोग, ठीक है, उनको चिकित्सा सुविधाएं, अब देखिए उनको तो सबसे ज्यादा चिकित्सा सुविधाएं की जरूरत है, क्योंकि ठीक है, तो ना ही उन्हें उचित मुआवजा मिला और ना ही उन्हें चिकित्सा की जो अच्छी सर्विसेज हैं वो प्राप्त की गई, प्रदान की गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि वो लोग गरीब थे, हाशिए पर थे, तो उनके साथ ये गलत हुआ, ठीक है। तो भैया किसी भोपाल का जो पर्यावरणीय न्याय है उसके बारे में ये मुद्दा बात उठाता है, ठीक है। भोपाल गैस कांड जो है वो पर्यावरणीय जो मुद्दा है उस पर प्रकाश डालता है और बताता है कि किस प्रकार से गलत हुआ था। फिर आता है उदाहरण की बात करें, तो भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित को सांस लेने में तकलीफ, अंधापन, कैंसर और जन्मजात विकारों से सहित विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि आज भी अगर वहां पे कोई बच्चा पैदा होता है तो चांसेस होते हैं कुछ हद तक कि हाँ, वो बच्चा जन्मजात कुछ विकारों से पीड़ित हो, ठीक है, मतलब कुछ आप कह सकते हैं कि जन्म से ही उसके अंतर्गत कुछ बीमारी या फिर कोई विकलांगपन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो बीमारी आज पूरी तरह से चली गई है, वो बीमारी जो है या फिर हम कहें वो जो परेशानियां, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आ रही है, ठीक है। तो भोपाल गैस कांड में जो लोग पीड़ित थे उनको सांस लेने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, कई लोग अंधेपन का शिकार हो गए, कई लोगों को कैंसर हो गया उस गैस के कारण, और कई लोग जो जन्मजात ही विकार के साथ पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर दूषित मिट्टी के आसपास के क्षेत्र में कृषि उत्पादकता कम हो गई और खाद्य सुरक्षा को खतरा।
हो गया, ठीक है। कृषि के लिए जो उत्पादक जमीन थी वो कम हो गई। फिर खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा मंडराने लगा। जल प्रदूषण ने मछली पकड़ने और अन्य जल आधारित गतिविधियों को प्रभावित किया, जिससे आजीविका का नुकसान हुआ, ठीक है। जल प्रदूषण के कारण क्या हुआ, जब गैस किस में, गैस जल में मिल गई, नदी में मिल गई, आसपास के क्षेत्र के पानी में मिल गई, तो जल प्रदूषण हो गया। दूसरा, मछली पकड़ने का जो उद्योग था वहां पे, ठीक है, मछली पकड़ के जो लोग अपना जीवन यापन करते थे, एक तो मछली पानी में थी और पानी प्रदूषित हो गया, मतलब मछली भी प्रदूषित हो गई, मछली ने भी प्रदूषण ग्रहण कर लिया। ठीक है, अब अगर कोई उस मछली को ग्रहण करता है, खाता है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी प्रदूषित हो जाएगा, उसके अंदर भी पॉल्यूशन चला जाएगा। ठीक है, तो मछली पकड़ने का काम और जल आधारित कोई और गतिविधि है, जल से रिलेटेड कोई और गतिविधि भी थी, वो भी प्रभावित हुई, जिससे आजीविका, लोगों का जो दैनिक जीवन है वो भी काफी हद तक प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो ये हमने गैस कांड के बारे में बात करी, अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको गैस कांड के बारे में जो क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली आपकी बुक में आप अगर देखेंगे तो इस क्वेश्चन के बारे में या फिर इस चैप्टर के बारे में कंप्लीटली बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा भी ढील मत दीजिए। ठीक है, आप चाहे हमारे चैनल से पढ़े, चाहे आप किसी बुक से पढ़े, चाहे किसी और चैनल से पढ़े इसके बारे में, पर ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, नहीं आ रहा तो एक से दो बार पढ़िए, नहीं आ रहा तो किसी और चैनल पे जाइए, किसी और तरीके से वो पढ़ा रहे होंगे उसको जरूर पढ़िए। ठीक है, पर पढ़ के जाइए ये क्वेश्चन। निष्कर्ष की बात करें इस क्वेश्चन के, तो भोपाल गैस त्रासदी एक भयानक त्रासदी थी। देखिए, निष्कर्ष लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको केवल जो ऊपर आपने बता दिया उसको ही नीचे छोटे शब्दों में आपको लिख देना है, छोटे 3-4 लाइन के छोटे पैराग्राफ में लिख देना है। ठीक है, तो पर निष्कर्ष लिखना एक जरूरी चीज हो जाती है आपके लिए, क्योंकि आप कॉलेज में है। ठीक है, और क्वेश्चन लिखने के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, तो जो सही फॉर्मेट है उसमें एक निष्कर्ष का ऑप्शन भी होता है। ठीक है, तो भोपाल गैस जो कांड था, ये त्रासदी एक भयानक त्रासदी थी, जिसमें विनाशकारी पर्यावरणीय, सामाजिक परिणाम हुए। ये हमें औद्योगिक विकास के खतरे और पर्यावरणीय सुरक्षा के महत्व के बारे में याद दिलाता है। ठीक है, तो जो गैस कांड हुआ था ये हमें किसके बारे में बताता है, औद्योगिक विकास के खतरे। जब उद्योगों का विकास होता है तो उससे रिलेटेड कुछ खतरे भी सामने आते हैं, उनके बारे में बताता है। दूसरा, पर्यावरणीय सुरक्षा के महत्व के बारे में याद दिलाता है। भोपाल गैस त्रासदी से सीखकर हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोक सकते हैं। ठीक है, हमें भोपाल गैस कांड के बारे में पता चला तो हम इन फ्यूचर इस प्रकार के जो खतरे हैं इनको रोक सकते हैं। ठीक है, और एक स्वास्थ्य सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स बताएंगे, इन पॉइंट्स को आप चेकआउट कर सकते हैं, इनको फटाफट देख लेते हैं एक बार। ध्यान रखने पॉइंट क्या है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून को कड़ा कर दिया। भोपाल गैस कांड होने के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने उद्योग से रिलेटेड, इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड जो कड़े कानून है वो लागू करे। ठीक है, जिनके कारण जो जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए कानून को कड़ा कर दिया था। ठीक है, कि भाई अब उनको समझ आ गया था कि हाँ, अगर इस प्रकार का एक और घटना घटी तो एक तो भारत का जो आप कह सकते हैं पर्यावरण है बहुत हद तक प्रभावित होगा, और दूसरा ये हमारी दूसरी गलती होगी जानबूझकर। ठीक है, तो इस प्रकार से दिल्ली भारत जो सरकार है उसने उद्योग से रिलेटेड जो सुरक्षा के कानून है और पर्यावरण संरक्षण के जो कानून है उन्हें कड़ा कर दिया था। इस त्रासदी ने दुनिया भर में पर्यावरण न्याय और औद्योगिक सुरक्षा के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया। अब जब भोपाल गैस कांड हो गया तो पूरी दुनिया में पर्यावरण से रिलेटेड जो न्याय है और औद्योगिक सुरक्षा के लिए आंदोलन को क्या करा, प्रेरित करा, लोगों को प्रेरित करा कि वो आंदोलन करें, पर्यावरण को बचाए। ठीक है, उद्योग की सुरक्षा के ऊपर और ज्यादा बात उठाए। फिर आता है भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित को अभी भी न्याय मिलने का इंतजार है। ठीक है, भोपाल गैस कांड के जो पीड़ित है, ऐसा नहीं है कि उनकी सारी सुविधाएं या फिर हम कहें उनकी जितनी भी परेशानियां थी सबको सॉर्ट आउट कर दिया गया, उनको न्याय मिल गया, नहीं, आज भी उन्हें सही इस प्रकार से न्याय नहीं मिला है। भोपाल गैस त्रासदी से हम क्या सीखते हैं, औद्योगिक विकास के पर्यावरणीय प्रभावों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब भी कोई उद्योग लगाया जाता है, उद्योग का विकास किया जाता है, तो पर्यावरण पे उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना एक जरूरी है। स्थानीय समुदाय को विकास परियोजनाओं के संभावित खतरे के बारे में सूचित और शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, हमें ये भी पता, अब ये पता चल गया कि हाँ भाई, अगर कोई कारखाना खुलता है, ठीक है, कारखाना खुलता है, उद्योग लगता है, कोई प्लांट लगाया जाता है, ठीक है, तो आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को संभावित खतरा, ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि उस प्लांट से पक्का ही कोई खतरा होगा, परंतु संभावना संभावना तो है, और संभावना तो देखो बहुत, 0 डिग्री भी कभी, जो जीरो आप कह सकते हैं परसेंट है, वो कभी भी 100 हो सकती है। तो संभावित खतरे के बारे में सूचित करना जरूरी है। फिर आता है पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए मजबूत कानून और विनियमन का आवश्यक। औद्योगिक दुर्घटना के पीड़ित को न्याय और मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है, उद्योग से रिलेटेड जो पीड़ित थे उनको न्याय और मुआवजा मिलना चाहिए अगर कोई घटना घटती है तो।
ठीक है। आगे देखें, ये और भी भविष्य के लिए पॉइंट बताए गए, खैर ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, परंतु फिर भी आप इन नोट्स को हमारे ऐप पे जाके पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ हमारे ऐप पे अवेलेबल है। ऐप में आप द लर्नर्स कम्युनिटी यूएसएल ऐप का नाम है, फ्री ऑफ कॉस्ट इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं और एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, भोपाल गैस कांड का क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है। ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन के कम चांसेस है, क्वेश्चन के काफी ज्यादा चांसेस है। क्वेश्चन को हो सकता है डायरेक्टली ना पूछा जाए, किसी और तरीके से पूछा जाए, परंतु पूछे जाने के चांसेस। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में आप चाहिए तो इसको डायरेक्टली हमारे ऐप से पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट जो हमने हिंदी में कवर अप करे हैं वो आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि है रंग भेद क्या है दक्षिण अफ्रीका में इसके विरुद्ध आंदोलन की चर्चा कीजिए। ठीक है, रंग भेद की जो नीति थी उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरा दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध जो आप कह सकते हैं कि आंदोलन चला उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में अमानवीय व्यवस्था और उसके खिलाफ संघर्ष। रंग भेद का मतलब क्या है, रंग भेद को देखते हैं। 20वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका में लागू की गई एक नस्लवादी राज्य व्यवस्था। ठीक है, राज्य के द्वारा एक व्यवस्था अपनाई गई जो कि नस्लों को मतलब बांटती है। ठीक है, इस व्यवस्था के तहत गोरे लोग, जिन्हें अफ्रीकन्स कहा जाता था, ठीक है, गोरे लोग को भी सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शक्तियां प्राप्त थी, जबकि श्वेत या रंगीन जो मिश्रित नस्ल के थे भारतीय लोगों को नागरिकों के अधिकारों से वंचित रखा गया और उन्हें अलग अलग बस्तियों में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया था। अब देखिए, अब इसको समझिए, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भारतीय दिख रहा होगा तो आप समझ रहे होंगे कुछ और पार्ट है। देखिए समझिए, अफ्रीका में उस समय जो सरकार थी, ठीक है, उस सरकार ने एक नीति अपनाई, नस्लवादी नीति। ठीक है, जिसको रंग भेद नीति भी, मतलब रंग भेद नीति जिसके अंतर्गत नस्लवाद का प्रयोग किया गया था। नस्लवाद से क्या तात्पर्य है कि भाई रंग के आधार पर कंप्लीटली लोगों को बांट दिया जाएगा। ठीक है, गोरे लोग थे जिनको सभी राजनीतिक जो आर्थिक सामाजिक शक्तियां, देखिए, राजनीतिक शक्ति प्राप्त थी, आर्थिक शक्तियां प्राप्त थी और सामाजिक शक्तियां प्राप्त थी, किनको, गोरे लोगों को, जिनका रंग गोरा था। ठीक है, और वहीं बात करें ऐसे लोग जो कि अश्वेत है, या तो उनका रंग काला है या फिर वो रंगीन मिश्रित कलर के हैं। ठीक है, जैसे कि और भारतीय लोग हो गए, जैसे कि हम लोग हो गए। ठीक है, हम लोग हो गए जिनकी आप कह सकते हैं मिश्रित कलर है, ब्राउन कलर के होते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग व्हाइट होते हैं, ठीक है, कुछ लोग ब्लैक होते हैं। तो ये यहाँ क्या दिखाया गया, इस नीति के अकॉर्डिंग क्या दिखाया गया कि भाई जो एक तो काले लोग हैं, जो लोग मिश्रित हैं, और जो लोग भारतीय लोग हैं, कुछ भारतीय भी वहां पे उस समय उपस्थित थे जब ये नीति अपनाई गई थी। ठीक है, भारतीय उपस्थित थे, तो क्या हुआ, इस नीति के आधार पर गोरे लोगों को सारे अधिकार थे। ठीक है, और जो भी लोग जिनका कलर गोरा नहीं था उनको नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया था और अलग अलग बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया गया था। ठीक है, जबरदस्ती उन्हें अलग अलग बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया गया था। अब रंगभेद की नीति क्या थी इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। पहला आता है राजनीतिक। अश्वेत लोगों को वोट देने, राजनीतिक पद पद धारण करने या राजनीतिक दलों में शामिल होने का अधिकार नहीं था। ठीक है, अश्वेत लोग जो थे, जो श्वेत नहीं थे, मतलब गोरे नहीं थे, ऐसे लोगों को ना ही वोट देने का अधिकार था, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का अधिकार था, और ना ही किसी राजनीतिक पोस्ट को या पद को धारण करने का अधिकार था। उन्हें होमलैंड्स नामक अलग अलग क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, जो अश्वेत लोग थे उन्हें होमलैंड्स नामक अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उनमें क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था, जिन्हें स्वतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन वास्तव में दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा नियंत्रित थे। ठीक है, उन लोगों को कैसे एक स्वतंत्र देश के रूप में दिखा दिया गया था, परंतु अफ्रीका सरकार द्वारा उनके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण था। ठीक है, उनके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण था। कहने के लिए तो वो स्वतंत्र देश के रूप में घोषित थे, परंतु जो वहां की सरकार थी उसने उनके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण कर रखा था। आर्थिक जो रंगभेद की नीति है उसमें आर्थिक का क्या हुआ है, अश्वेत लोगों को बेहतर शिक्षा, रोजगार के अवसर या आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने से वंचित रखा गया था। ठीक है, जो लोग अश्वेत थे उनको एक तो बेहतर शिक्षा, अच्छी जो क्वालिटी एजुकेशन है वो नहीं मिल रही थी, रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे थे, और आर्थिक गतिविधियां, धन से रिलेटेड कोई भी गतिविधियों में भाग लेने के लिए मतलब माननीय नहीं थे वो लोग। ठीक है, और उनको वंचित रखा गया था इन सभी कामों से। उन्हें कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर किया गया था और उन्हें अपनी जमीन और संपत्ति स्वामित्व पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, उन लोगों को जबरदस्ती कम पैसों में काम करने के लिए
मजबूर किया जा रहा था। साथ के साथ अगर उनके पास कोई जमीन है, संपत्ति है, तो उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। ठीक है, तो हम रंग भेद की जो नीति है उसके बारे में बात कर रहे हैं। राजनीतिक में हमने बात करा, उनको किसी भी प्रकार के राजनीतिक दल में जुड़ने की, ठीक है, वोट देने का अधिकार नहीं था। आर्थिक में बात करें तो धन से रिलेटेड कोई भी हो गया, वो उस काम में उनको क्या कहते हैं, भाग लेने में अधिकार नहीं था। सामाजिक की बात करें तो अश्वेत लोगों को सार्वजनिक स्थान जैसे रहसांतर, स्कूल, अस्पताल में अलग रखा गया था। ठीक है, अब क्या हुआ, जो सामाजिक सुविधाएं हो गई, जैसे कि भाई हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे भी इन लोगों को अलग रखा गया था श्वेत लोगों से। ठीक है, मतलब गोरों और कालों को स्कूल तक में अलग रखा जाता था। ठीक है, उन्हें मिश्रित विवाह करने या सामाजिक परिवहन में गोरे लोगों के साथ बैठने की भी अनुमति नहीं थी। ठीक है, मिश्रित विवाह क्या होता है, मिश्रित विवाह के बारे में आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति जिसका रंग अश्वेत है वो श्वेत महिला से शादी नहीं कर सकता। ठीक है, या फिर अश्वेत महिला श्वेत पुरुष से शादी नहीं कर सकती। तो ये मिश्रित विवाह था। तो एक तो मिश्रित विवाह नहीं कर सकते थे। दूसरा, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ठीक है, तो उसमें जो काले लोग हैं वो गोरे लोगों के साथ नहीं बैठ सकते थे। ठीक है, तो ये थी आपकी रंगभेद की नीति की बेसिक डिटेल्स। हमने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो क्षेत्र हैं उनमें इनके बारे में बात करी। अब आगे देखें, इसके खिलाफ आंदोलन किस प्रकार आरंभ हुए थे, कहाँ से क्या क्या चला था। रंगभेद की नीति के खिलाफ आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ कई दशकों से संघर्ष जारी था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की जो नीति थी उसके खिलाफ जो आंदोलन था, या हम कहें संघर्ष था, वो कई दशकों से चल रहा था। इस संघर्ष में विभिन्न संगठनों, नेताओं और व्यक्तियों ने भाग लिया था। जब ये संघर्ष चल रहा था तो इस संघर्ष में अलग अलग समय पर अलग अलग नेताओं और व्यक्तियों ने भाग लिया था और संघर्ष को आगे बढ़ाने में मदद करी थी। बात करें अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, 1912 में स्थापित एएनसी रंगभेद के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध का प्रमुख संगठन था। ठीक है, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 में स्थापित की गई थी और रंगभेद के खिलाफ ये जो पार्टी है ये क्या कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, वो भी अहिंसक संघर्ष, कोई भी हिंसक संघर्ष नहीं, अहिंसक संघर्ष का एक प्रमुख संगठन थी। फिर पैन अफ्रीकन कांग्रेस, एक और पार्टी जिसका नाम था पैन अफ्रीकन कांग्रेस, जो कि 1919 में स्थापित की गई थी। इस संगठन ने पूरे अफ्रीका में रंगभेद पर और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब देखिए, ये अलग अलग पार्टी है, इनके बारे में बेसिक जो डिटेल्स हैं, टाइमलाइन है, वो आपको पता होना चाहिए। ये वाली पार्टी जो है अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस, ये 1912 में हुई थी। ठीक है, और ये अहिंसक संघर्ष कर रही थी। 1919 में पैन अफ्रीकन कांग्रेस पार्टी का स्थापना की गई, जो कि एक तो रंगभेद के खिलाफ और दूसरा औपनिवेशिक शासन के खिलाफ क्या कर रही थी, लड़ाई लड़ी थी। औपनिवेशिक शासन से क्या तात्पर्य है कि भाई कोई भी देश जब विदेशी अन्य देश में जाके अपना शासन स्थापित करता है, जबरदस्ती वहां के लोगों को अपने अंतर्गत करता है, तो औपनिवेशिक कहलाता है। ठीक है, तो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ और रंगभेद की नीति के खिलाफ लड़ रहे थे। फिर नेल्सन मंडेला आते हैं। मंडेला एएनसी के नेता, ठीक है, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे और नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता भी थे। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक थे। नेल्सन मंडेला हम कहें तो रंगभेद की नीति के खिलाफ लड़ने वाले सबसे प्रतिष्ठित, मतलब जिनका नाम सबसे ज्यादा फेमस था इस नीति के खिलाफ, उनमें से एक व्यक्ति थे। ठीक है, कौन, नेल्सन मंडेला। उन्हें 27 साल जेल में बिताए, लेकिन अपनी रिहाई के बाद भी वो रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाते रहे। ठीक है, नेल्सन मंडेला को 27 सालों तक जेल में रखा गया। ठीक है, जेल कर दी गई थी, परंतु जैसे ही वो जेल से बाहर आए उन्होंने फिर से रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाना चालू कर दिया था। फिर अन्य संगठनों की बात करें और व्यक्तित्व की बात करें तो कई अन्य संगठन और व्यक्तियों ने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें महिला, युवा, धार्मिक नेता और छात्र भी शामिल थे। ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी एक दो व्यक्तियों ने काम करा, नहीं, छोटे स्तर पर देखें तो महिलाएं, युवा और धार्मिक नेताएं और स्टूडेंट्स ने भी रंगभेद के खिलाफ बहुत ज्यादा काम किया था। ठीक है, रंगभेद की नीति के खिलाफ संघर्ष करने में बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। संघर्ष के तरीकों की बात करें तो रंगभेद के खिलाफ लड़ने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। वो तरीके इनमें से एक है। पहला आता है अहिंसक प्रतिरोध। ठीक, जो मैंने आपको बताया, अफ्रीकन जो पार्टी थी, ठीक है, एएनसी ने अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांत का पालन किया, जिसमें हड़ताल, बहिष्कार और नागरिक अवज्ञा शामिल है। 1950 के दशक में एएनसी ने स्वतंत्रता चार्टर अपनाया, जिसमें सभी नस्लों के लिए समान अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है, अगर हम अहिंसा की बात करें कि भाई अहिंसा को ध्यान में रख के कौन काम कर रहा था, कौन सी पार्टी काम कर रही थी, तो वो पार्टी थी एएनसी। ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस।
या राज्य कांग्रेस, ठीक है। तो जो ये पार्टी थी ये अहिंसक रूप से संघर्ष कर रही थी, जिसमें हड़ताल कर रहे थे ये लोग, बहिष्कार कर रहे थे लोगों का, ठीक है, और नागरिक अवज्ञा का साबित थी। इसी पार्टी के नेता नेल्सन मंडेला भी थे, ठीक है। और 1950 के दशक में इस पार्टी ने एक स्वतंत्र चार्टर को अपनाया, ठीक है, जिसमें सभी नस्ल, चाहे गोरी हो, चाहे काली हो, चाहे ब्राउन हो, कोई भी नस्ल हो, सबके लिए समान अधिकारों की मांग करी गई थी। फिर हम बात करें सशस्त्र संघर्ष कौन कर रहा था। कुछ संगठनों ने सशस्त्र संघर्ष का सहारा लिया, जिसमें अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, एएनसी की सशस्त्र शाखा उन्मुख होते वे सिवेजे समिति। अब देखिए, ये जो एएनसी पार्टी है, ठीक है, इसका जो मेन फेस है, हम या कहें कि उसका जो मेन पार्ट है, वो तो अहिंसक संघर्ष अपना रहा था, ठीक है। अहिंसा नहीं कर, अहिंसा करेंगे, ठीक है, मतलब अहिंसा का प्रयोग करके हम लोग संघर्ष करेंगे। एएनसी के जो एक पार्टी का जो मेन फेस था। वहीं बात करें इस पार्टी का जो सशस्त्र शाखा, इस पार्टी की एक ब्रांच भी थी, जो कि आप कहें कि संघर्ष कर रही थी, परंतु किस प्रकार से, शस्त्रों का यूज करके, लड़ झड़ के, ठीक है, लड़ झगड़ के ये संघर्ष कर रहे थे। तो उमखोते और सिजवे, उम उमखोते और सिजवे इसकी ब्रांच थी, ठीक है, ब्रांचेस थी। और ये जो थी, जो ब्रांचेस, ये ब्रांचेस मेनली सशस्त्र संघर्ष कर रही थी, मतलब ये झगड़ा कर रही थी शस्त्रों का यूज करके। फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बात करें तो दक्षिण दक्षिण अफ्रीका पर आर्थिक प्रतिबंध लग गए और खेल और अन्य गतिविधियों से बहिष्कारित किया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय दबाव किस चीज का पड़ा कि भाई दक्षिण अफ्रीका पे आर्थिक रूप से कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे, और खेल में भाग लेना या फिर अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी उन्हें बहिष्कार कर दिया गया था। अब इसके परिणाम क्या निकले, ठीक है, संघर्ष के दशकों लंबे संघर्ष के बाद 1990 के दशक में रंगभेद व्यवस्था धीरे धीरे ढह गई। कई महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल थी। अब देखें, अब 1990 में ये जो पूरी तरह से रंगभेद की नीति थी, ये समाप्त होती दिखाई दे रही थी और समाप्त होना चालू हो गई थी। नेल्सन मंडेला की रिहाई 1990 में नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में बिताने के बाद रिहा कर दिया गया था। उनकी रिहाई रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में एक महत्वपूर्ण जो मोड़ साबित हुई, ठीक है। नेल्सन मंडेला को 27 साल के बाद 1990 का जो दशक था, उस दशक में उनको छोड़ दिया गया, ठीक है। और रंगभेद के खिलाफ, जब रंगभेद का जो संघर्ष था उसके खिलाफ इनकी रिहाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। और बाहर आने के बाद उन्होंने फिर से वही काम करा, रंगभेद को अगर कहीं पे चल रही है तो रंगभेद को और ज्यादा समाप्त करने के लिए इन्होंने काम करा, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला के बारे में आपको पता होना चाहिए। बातचीत और समझौते, एएनसी और दक्षिण अफ्रीकी सरकार के बीच बातचीत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 1993 में अंतरिम संविधान को अपनाया गया। अब क्या हुआ कि एएनसी जो कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, अफ्रीका की, उसके बीच में, और दक्षिण अफ्रीका की जो सरकार थी उसके बीच में बातचीत हुई। और 1993 में 1993 में एक संविधान को अपनाया गया जो कि अंतरिम संविधान था। फिर पहले बहुजातीय चुनाव, पहला बहुजातीय, मतलब अफ्रीका में पहला बहुजातीय 1900 जो 94 है उसमें पहला बहुजातीय चुनाव हुआ, चुनाव करवाया गया। दक्षिण अफ्रीका में पहले बहुजातीय चुनाव हुआ, जिसमें नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में एएनसी ने जीत हासिल की। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसमें दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद का अंत का प्रतीक बना, ठीक है। अब क्या हुआ, जब रंग भेद की नीति चल रही थी तो लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, जो अश्वेत है या फिर मिश्रित कलर के हैं या फिर भारतीय हैं। परंतु 1994 में दक्षिण अफ्रीका में बहुजातीय चुनाव हुआ पहली बार, और इसमें नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में जो एएनसी पार्टी है उसने जीत हासिल करी और अपनी सरकार को बनाया। ये एक ऐतिहासिक क्षण था जब दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का जो अंत है वो दिखाई दिया और रंग भेद पूरी तरह से समाप्त हुआ। हमने कहता है कि पूरे विश्व में, ऐसा नहीं है कि अफ्रीका सहित पूरे विश्व में रंग भेद की काफी सारी प्रॉब्लम्स देखी गई है, तो ऐसा नहीं है समाप्त हुई है, परंतु लोगों ने इसके लिए काम करा। बात करें रंगभेद के बाद चुनौतियां क्या क्या आई। हालांकि रंगभेद कानूनी रूप से समाप्त हो गया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें कुछ शामिल है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं। आर्थिक असमानता, रंगभेद के कारण काली आबादी आर्थिक रूप से गोरी आबादी के पीछे है, ठीक है। आज भी अगर आप देखेंगे तो रंगभेद की नीति के कारण जो आप कहें कि ऐश्वेत जो लोग थे वो भी आज गोरे लोगों से पीछे है, क्योंकि उस समय उनको इतना पीछे कर दिया गया था कि अगर उन्हें इतने सालों बाद छोड़ा गया, ठीक है, रंगभेद की नीति समाप्त करी गई, लोग बराबरी में आ गए, स्टिल वो लोग इतना पीछे रह गए थे उस समय कि वो मेहनत करके भी इतने आगे नहीं आ पाए। तो क्या हुआ, आर्थिक रूप से असमानता, काले लोग पीछे रह गए, गोरे लोग आगे चले गए। शिक्षा और स्वास्थ्य में असमानता, काली आबादी को अभी भी गुणवत्तापूर्ण
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो अश्वेत आबादी है, ठीक है, आज भी उन्हें अच्छे प्रकार की क्वालिटी एजुकेशन या फिर हम कहें कि क्वालिटी जो चिकित्सा है, हेल्थ केयर है, वो नहीं मिल रही है। वो उन्हें आज भी उस चीज को फेस कर रहे हैं जैसा कि वो तब कर रहे थे, बस ये है कि आज कुछ हद तक कम है। फिर बात करें नस्लीय तनाव, कभी कभी नस्लीय तनाव की घटनाएं भी होती रहती हैं। कभी कभी ऐसा देखने को भी मिलता है कि काले गोरों के बीच में झड़प हो गई या फिर काले गोरों के बीच में संघर्ष हो गया। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। अब आगे देखें, निष्कर्ष की बात करते हैं इस कंप्लीट क्वेश्चन की। तो रंगभेद दक्षिण अफ्रीका के इतिहास का एक काला अध्याय है। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष ने दुनिया भर में नस्लवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई को प्रेरित किया। ठीक है, रंगभेद ने क्या करा, एक तो रंगभेद दक्षिण अफ्रीका का जो इतिहास है उसमें सबसे ज्यादा काला लेसन है, मतलब काला अध्याय रहा है। ठीक है, सबसे खराब टाइम रहा है एक प्रकार से कहे। ठीक है, क्योंकि उस समय इतनी ज्यादा चीजें हो चुकी थी। ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे अश्वेत लोगों पर, तो बहुत ज्यादा इश्यूज थे उस समय। फिर रंगभेद के खिलाफ संघर्ष ने दुनिया भर में नस्लवाद उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई को प्रेरित किया। अब जब रंगभेद का जो आप कहें आंदोलन चालू हुआ था, जीता गया था, तो उसके बाद पूरे विश्व में नस्ल से रिलेटेड जो आप कहें भेदभाव हो रहा था या फिर उपनिवेशवाद के रिलेटेड जो भी इश्यूज थे, उनके लिए लोगों को प्रेरित किया कि आप इन सब चीजों को हटाइए। हालांकि रंगभेद समाप्त हो चुका है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका को अभी भी रंगभेद की विरासत उभरने में उभरने में काम कर रहे हैं। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष हमें यह सिखाता है कि समानता और न्याय निरंतर संघर्ष जरूरी है। ठीक है, समानता और न्याय के लिए अगर आप निरंतर संघर्ष करते रहेंगे, यही जरूरी है। अगर आपने कहीं भी ढील दी तो हो सकता है कि आपको इस प्रकार की समस्याओं को फेस करना पड़े। ठीक है, इस क्वेश्चन के कंप्लीट आंसर आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए डाउनलोड करिए और ऐप से स्टडी करिए।